चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा देखिए, जैसे कि हमारा प्रीवियस क्लास में एक कॉन्सेप्ट फिनिश कर लिया था बेटा हमने, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड, राइट। तो आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। ठीक है। तो इनकम मेथड के प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। वैसे तो बेटा ये ऑलमोस्ट इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो प्रोडक्ट मेथड में, वो सारे रिपीटेशन वाले हैं, बट हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़े से डिफरेंस है, तो उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो जरा सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है प्रिकॉशन से रिलेटेड, उसके बारे में लिखिएगा। तो कहते हैं ट्रांसफर अर्निंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है। अच्छा देखिए, आपने जब स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा था बेटा, ये वहां पर मैंने आपको बताया था, याद है आपको? इनकम बेसिकली दो तरह की होती है, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। और हमने ये देखा था कि सिर्फ फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम में कंसिडर किया जाता है। आई होप सो आपको याद होगा बेटा। तो वही पॉइंट कह रहा है सर, ये जो ट्रांसफर अर्निंग होती है, इसको हम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानते। और इसका मैं ऑलरेडी आपको बेटा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 1, इसके इनिशियल स्टार्टिंग में ही। जैसे कि एग्जांपल, ओल्ड एज पेंशन, ये हमारी बेटा ट्रांसफर इनकम होती है। ठीक है। ओल्ड एज पेंशन हो गया आपका, स्कॉलरशिप हो गई, पॉकेट अलाउंस हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है। स्कॉलरशिप, पॉकेट अलाउंस, एक्सेट्रा, एक्सपेंसेस वटेवर। तो सर ये जो हमारा ट्रांसफर इनकम होता है, ठीक है, ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानते। इसका रीजन याद है आपको? देखो, मैं छोटा सा आपको सिचुएशन बता देता हूँ, आई होप सो कि आपको चीजें याद आ जाए। जैसे देखो, एक हमारा पर्सन है मिस्टर एक्स, जो कि बेटा फैक्टर इनकम अर्न करता है। फैक्टर इनकम अर्न करता है बेटा, जिसकी इनकम है 5,000 रुपीज। लेट अस अज्यूम 5,000 रुपये कमा रहा है बेटा ये। अब इसने 5,000 फैक्टर इनकम अर्न करी है, तो याद है ना फैक्टर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट होता था। तो सर हमने 5,000 रुपये कहाँ ऐड कर दिए? नेशनल इनकम में। ठीक है जी। अब मान लीजिए सर, ये फर्दर दिस पर्सन मिस्टर एक्स, ये फर्दर क्या करता है बेटा, कुछ डोनेशन कर देता है किसी पर्सन को, ₹500 का, किसी मिस्टर वाई को डोनेशन करता है। अब बेटा मिस्टर वाई के पास भी तो इनकम आ गई 500 रुपए की। तो क्या ये इनकम इसने कमाई है बेटा मिस्टर वाई ने? नहीं सर, ये एज ए डोनेशन इसको मिला है। तो सर वन साइडेड ट्रांजेक्शन हो रही है, इसको हम क्या बोलते थे बेटा? ट्रांसफर अर्निंग या इनकम। और जो ट्रांसफर इनकम होती है बेटा, वो हमारा नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। रीजन क्यों बेटा, क्यों पार्ट नहीं होता? एक बात बताइए, मिस्टर एक्स ने जो 5,000 रुपए जो उसके नेशनल इनकम में ऑलरेडी ऐड हो चुके थे, क्या उसी में से 500 माइनस करके बेटा इस पर्सन को दिए होंगे? तो ये 500 रुपए जो दिए हैं बेटा, ये ऑलरेडी क्या 5,000 में इंक्लूड थे? इसका मतलब ये पहले से ही क्या हो चुके हैं बेटा? ऐड हो चुके हैं। तो अगर इसको दोबारा ऐड कर देते, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नहीं हो जाता। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, ध्यान सुना प्लीज, डबल काउंटिंग की डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं। इसलिए कहते हैं सर, जो ट्रांसफर इनकम होती है, उसको हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे बेटा, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। समझ आया बेटा? इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट पे ये बेटा, पॉइंट नंबर 2 कहता है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। बेटा जो इनकम इलीगल एक्टिविटीज से कमाई गई है, ठीक है, क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट होना चाहिए? तो बेसिकली कहते हैं इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इन नेशनल इनकम। ठीक है। तो बेटा जो इलीगल सोर्स से हमें पैसा रिसीव हुआ है, हमने इलीगल सोर्स से जो पैसा कमाया फॉर एग्जांपल, वो भी बेटा क्या नहीं होता? नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। इसका थेफ्ट हो गया,
लाइक गैम्बलिंग हो गई। ठीक है, इसका रीजन है क्यों नहीं होता, इसका कारण है बेटा, इसका रीजन है कि इसका एस्टिमेट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स एस्टिमेट। ठीक है जी, इसके एस्टिमेट्स बेटा मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, इस इनकम को कैसे एस्टिमेट करोगे आप? ठीक है, और ना ही कोई वैल्यू एडिशन हुआ है बेटा। तो एक तरह से देखा जाए तो ट्रांसफर पेमेंट ही हो रही है यहाँ पर भी, क्योंकि आप किसी से पैसा चुरा रहे हो, दैट मीन्स ट्रांसफर, आपने कुछ किया थोड़ी, इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यूएशन थोड़ी करी बेटा। तो कहीं ना कहीं इलीगल सोर्स से जो पैसा कमाया गया बेटा, आपकी इनकम जरूर जनरेट हुई है बेटा, बट उस इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लीजिएगा बेटा कि इनकम फ्रॉम इलीगल सोर्स या इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, इस इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अगला पॉइंट देखिए बेटा, पॉइंट नंबर थर्ड। अच्छा, मैंने आपको एक पॉइंट कराया था, याद है? कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो वो पॉइंट बेटा यहाँ पर बिल्कुल सेम होगा एज इट इज। वैसे ही सिमिलर एक पॉइंट है, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स is to be included in national income। अब जरा 2 मिनट ना ध्यान से सुनिएगा जरा, प्लीज लिखना बंद करो, इसका एग्जांपल देखो। जैसा आपने सुना होगा कंपनीज के शेयर्स में बेटा ट्रेडिंग होती है, जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं बेटा, ठीक है, इन शेयर्स में बेटा ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, और ट्रेडिंग करी जाती है बेटा स्टॉक एक्सचेंज में। आई होप सो आपने सुना हो बेटा, स्टॉक एक्सचेंज होता है, राइट? एनएससी, बीएससी, निफ्टी, सेंसेक्स। तो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है किनकी बेटा? शेयर्स की। और ये ट्रेडिंग कराई जाती है बेटा ब्रोकर्स के जरिए। किनके जरिए? ब्रोकर्स के जरिए। कुछ ब्रोकर्स होते हैं बेटा जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से लाइसेंस लिया होता है। ठीक है, वो क्लाइंट्स के अकाउंट ओपन करवाते हैं बेटा, जिन्हें डीमेट अकाउंट बोलते हैं, डीमेट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, इन डीमेट अकाउंट्स के जरिए बेटा लोगों के शेयर्स क्या हो रहे होते हैं बेटा, इसमें ट्रेड हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे शेयर्स की ट्रेडिंग करनी है, तो मैं डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं जाऊंगा बेटा, मैं जाऊंगा ब्रोकरेज, ब्रोकर के पास। किसके पास जाऊंगा बेटा? ब्रोकर्स के पास, जो कि अल्टीमेटली बेटा स्टॉक एक्सचेंज के ही मेंबर्स होते हैं। दे आर बेसिकली मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इनके पास बेटा मैं अपना अकाउंट ओपन कराऊंगा और इस अकाउंट में क्या करूंगा? ट्रेडिंग। तो बेटा ये ब्रोकर, ठीक है, ट्रेडिंग करवाने का मेरे से कुछ चार्ज भी तो लेंगे। मान लो शेयर्स खरीदवा रहे हैं, सेल करवा रहे हैं, तो ये जो चार्ज लेते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज। क्या बोलते हैं बच्चे? ब्रोकरेज बोलते हैं। तो क्या था सर, ये जो ब्रोकरेज है, जो स्टॉक, ये जो ब्रोकर्स है बेटा, ये ब्रोकर्स के इनकम जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ जी सर। तो इस ब्रोकरेज को भी हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं बच्चे? ऐड करते हैं। यार 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं सर जो भी ब्रोकरेज चार्ज करी जाती है ब्रोकर्स के थ्रू ऑन सेल एंड परचेज ऑफ द शेयर्स एंड बॉन्ड्स, इट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जितने भी कंपनीज के शेयर्स में ट्रेडिंग होती है बेटा, अल्टीमेटली आप डायरेक्टली कंपनी के पास जाके ट्रेड नहीं करते हो बेटा, आप जाके करते हो स्टॉक एक्सचेंज में। और स्टॉक एक्सचेंज में भी बेटा डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, किसके पास जाते हैं? ब्रोकर के पास। ब्रोकर बेटा हमारा डीमेट अकाउंट ओपन करवाता है। तो वो जो सर्विस हमें दे रहा है बेटा ब्रोकर, वो सर्विस के बेटा कुछ चार्ज लेता है जिसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं। तो इस ब्रोकरेज को भी बेटा हम नेशनल इनकम में, जैसे कमीशन को जोड़ा करते थे बेटा, वैसे ही इसको भी जोड़ा करते हैं। ठीक है जी, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया हो बेटा। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, इस थर्ड पॉइंट को भी। अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास, पॉइंट नंबर फोर्थ, इनकम फ्रॉम या इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन should not be included in national income।
अब जरा 2 मिनट ना कंसंट्रेशन से यहाँ देखिएगा, प्लीज कोई लिखेगा नहीं, इधर देखो सारे के सारे। क्या कह रहा है बेटा ये, इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन। नाउ क्वेश्चन आता है सर ये विंडफॉल गेन क्या होता है। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपने लॉटरीज का नाम सुना होगा बेटा, जो अचानक से लॉटरी से हमें पैसा मिलना। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, जो लॉटरी से बेटा इनकम आने वाली है, या तो इनकम आएगी, हाँ जी बिल्कुल, या तो इनकम नहीं आएगी। तो क्या ये फ्यूचर इवेंट हो गया हमारा, ये हो गया फ्यूचर इवेंट। और फ्यूचर इवेंट जो होते हैं बेटा वो अनसर्टेन होते हैं। अनसर्टन का मतलब सर अनिश्चित, हो भी सकता है ये काम और ये काम नहीं भी हो सकता। लॉटरी हो गई। तो सर ऐसी जो इनकम्स होती हैं, राइट, जो बेसिकली बेटा एक तरह से स्पेकुलेशन इनकम्स होती हैं, राइट, तो इनका होना है ना होना बेटा हमें कंफर्म नहीं होता, अनसर्टेन पॉइंट होते हैं। तो कहते हैं सर ऐसी इनकम को हम बोलते हैं विंड फॉल गेन। क्या बोलते हैं बेटा, विंड फॉल गेन, अचानक से प्राप्त आय। ठीक है, हिंदी में बोले तो अचानक से प्राप्त आय। तो इस तरह की इनकम को भी बेटा हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे केबीसी, आप केबीसी में गए बेटा, ठीक है, आप आजकल एक कॉन्सेप्ट चलता है ड्रीम 11 का, वो क्रिकेट के रिगार्डिंग सट्टा वट्टा लगवाते हैं बेटा। ठीक है, तो अल्टीमेटली सिचुएशन क्या है, ये सारी चीजें बेटा, क्या यहाँ पर आपको जो इनकम रिसीव होती है, क्या उसके बारे में आपको नॉलेज होती है? नहीं सर, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती। तो ऐसी इनकम बेटा जो अचानक से हमें प्राप्त हो जाती है, विंडफॉल गेन्स होते हैं बेटा, इनको भी नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं किया जाता है, इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इनकम फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ कैप विंडफॉल गेन। इसको बेटा हम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया हो। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए बेटा फटाफट से। देखिए बेटा यहीं पे लिखवा देता हूँ आपको फिफ्थ पॉइंट। कहते हैं इनकम टैक्स is not a part of national income। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, जितने भी जैसे मान लो गवर्नमेंट जो टैक्स रिसीव करती है, गवर्नमेंट बेटा जो टैक्स रिसीव करती है, सर ये जो टैक्स होता है ना, ये हमारी ट्रांसफर इनकम होती है सरकार के लिए। क्योंकि बेटा गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, क्या इन रिटर्न गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ किया था? नहीं, आपने पेमेंट तो करी है। वो कंपल्सरी पेमेंट ऑफ ट्रांसफर इनकम टू द गवर्नमेंट। तो इन गवर्नमेंट के पास जो इनकम आ रही है बेटा, राइट, वो एक तरह से कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम। तो कहते हैं सर इसको भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माना जाता। तो इनकम टैक्स एक तरह का टैक्स है बेटा जो सरकार रिसीव कर रही है, तो एक तरह की ट्रांसफर पेमेंट है बेटा जो आप सरकार को करते हैं, तो इसको हम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानते। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकम टैक्स। बाकी यहाँ पर लिख देना 6 में, ऑल पॉइंट्स आर सेम एज प्रोडक्ट मेथड। ये कुछ मैंने आपको पॉइंट लिखवा दिए बेटा जो प्रोडक्ट मेथड से अलग थे, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेटा किसकी तरह है? प्रोडक्ट मेथड की तरह ही है। बाकी जितने पॉइंट्स बच गए बेटा आपका, कमीशन बच गया, इम्पोर्टेड रेंट बच गया, प्रोडक्शन बच गया, राइट, तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा प्रोडक्ट मेथड में। तो बिल्कुल सेम उसी की तरह बेटा, तो दोबारा पढ़ने का कुछ मतलब नहीं बनता। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस वगैरह करवा दूंगा। प्लीज नोट इट डाउन, हेडिंग डालो बेटा। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेटा प्रिकॉशंस किससे रिलेटेड बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड से। तो देखिएगा पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू नेशनल इनकम फॉर अवॉइडिंग डबल काउंटिंग।
डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट लिखना बंद करो, इधर कंसंट्रेशन से सुनना। फिर देखो आपका प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड का प्रिकॉशंस भी खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं सर, जब जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, तो उस समय बेटा हम वो खर्चे देखेंगे जो कि हमारे फाइनल खर्चे हों। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसका कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट बोलूं, तो जितने भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स होंगे बेटा उसको हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करेंगे। रीजन स्पष्ट है बेटा, क्योंकि फाइनल एक्सपेंडिचर में सारी की सारी क्या इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगी। तो यहाँ पर कहते हैं भैया फाइनल एक्सपेंडिचर देखो, अकाउंट्स में लो, ताकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को हम क्या कर सके बेटा, अवॉइड कर सकें। तो यहाँ पर बेटा सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर किया जाता है बेटा, फाइनल एक्सपेंडिचर को। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना बेटा, रेस्ट पॉइंट्स आर सेम एज प्रोडक्ट एंड इनकम मेथड। बाकी पूरे के पूरे पॉइंट बेटा मैं ऑलरेडी कहाँ पढ़ा चुका हूँ आपको, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड में पढ़ा चुका हूँ। तो विद दिस प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड इज ओवर हियर। ठीक है ना, तो उनको बार बार रिपीट करके पढ़ने का बेटा कोई मतलब नहीं बनता, कुछ चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके साथ बेटा आपका नेशनल इनकम खत्म, चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर खत्म हो गया। बेटा हम 1 पढ़ चुके हैं, 2 पढ़ चुके हैं, 3 पढ़ चुके हैं, तो ये पूरे के पूरे बेटा एक तरह से नेशनल इनकम से ही रिलेटेड चैप्टर था बेटा। तो ये चीजें आपके अच्छे से हो चुकी हैं बेटा, आई होप सो कि आपने क्वेश्चंस वगैरह भी कर लिए हों पूरे के पूरे। तो नेक्स्ट क्लास से चैप्टर नंबर 4 हम मनी वाला चैप्टर शुरू करेंगे बेटा। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 5 चलेगा हमारा, दैट इज बैंकिंग। हालांकि मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, बट इनको दोबारा से रिपीट करेंगे बेटा, अच्छे से पढ़ेंगे इनको। ठीक है, तो ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया बेटा। अगर किसी के डाउट्स वगैरह हो तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया आपका। ठीक है जी।